गुड मॉर्निंग। वॉइस आ रही है? रियलमी सर जी, एक मिस्टेक है। कांग्रेस अधिवेशन में जो 23 है वो 2 बार है, जबकि लूसेंट में 2 बार 23 नहीं है, उसको 24 दिया है। राज बिहारी बोस वाला मद्रास अधिवेशन सर एक बार मिला लीजिए। देखो बेटा, जो 23 वाला था, जिसको डाउट है, ये सूरत वाला स्थगित हो गया था। सूरत वाला जो हुआ था ना 23rd, सूरत वाला कंप्लीट नहीं हुआ था। मतलब 22वां जब कंप्लीट हुआ तो 23वां जो सूरत में हुआ था उसको स्थगित कर दिया गया था, मतलब कंप्लीट नहीं हो पाया था। उसके बाद जो अगला हुआ था वो कंप्लीट हुआ था, 23वां वाला। तो अब बुक्स क्या करती हैं कि जो स्थगित हो गया है उसको वो 23 मान रहे हैं, और जो अगला वाला होता है उसको 24 कर देते हैं। जबकि एक्चुअल में 23 वाला तो कंप्लीट ही नहीं हुआ ना, जो सूरत में हुआ था 23rd, वो स्थगित हो गया था। तो अब इसका मतलब कि जो अगला अधिवेशन होगा तो करेक्ट वो 23 ही होना चाहिए, क्योंकि जो 23 वाला है वो जब स्थगित हो गया तो अगला जो होगा वो 23 वाले नंबर का ही तो बोला जाएगा उससे। तो इसलिए वो बुक्स में आपको थोड़ा सा गड़बड़ देखने को मिलता है कि 23 के बाद कुछ बुक्स में वो 24 दे देता है, जबकि 23वां जो था वो सूरत में स्थगित कर दिया गया था, और उसी वही अधिवेशन फिर आगे हुआ था। ठीक है, क्लियर हुआ? दोनों के लिए रास बिहारी बोस ही थे। जिसने भी क्वेश्चन पूछा है, सूरत में जब हुआ था 23 वाला तो रास बिहारी बोस ही थे, लेकिन वो स्थगित कर दिया गया था। तो अगला वाला जब अधिवेशन हुआ मद्रास वाला, तो वो भी रास बिहारी बोस ही किए थे, उसको कंप्लीट हो गया था वो। इसलिए वो गड़बड़ आपको लुसेंट में देखने को मिलती है कि कहीं कहीं वो बुक्स में वो 24 कर देता है उसे, मद्रास वाले को। नहीं, वो 23 सही माना जाएगा भाई, 24 नहीं बोला जाएगा। 23 जो सूरत है वो हो गया, 23वां ही अगला चला था जो मद्रास में कंप्लीट हुआ था। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन अगर हम लोग देखें, इसमें देखो ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको एक और चीज देखने को मिलेगी हमें आगे चलकर, होम रूल लीग का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो थोड़ा सा इसको डिस्कशन कर लेते हैं। ये हम लोग पीछे भी डिस्कशन किए हुए हैं इसके बारे में। ऐड हो गए सब लोग? देखो, पीछे का कांग्रेस अधिवेशन हम लोग वो डिस्कस कर रहे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो पीछे हम लोगों ने बनारस का देखा था, कलकत्ता वाला देखा था। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट आपको देखने को मिलता है जो आपका लखनऊ अधिवेशन है। ठीक है, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, और ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि 1916 में अधिवेशन हुआ था लखनऊ वाला, और अध्यक्ष कौन थे इसके? अंबिका चरण मजूमदार। तो ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये सब आपको याद करने हैं। ठीक है, इसमें हम लोग, इसमें हुआ क्या था, तो जो मुस्लिम लीग था, मुस्लिम लीग का डिस्कशन पिछली क्लास में हमने किया था कि मुस्लिम लीग कब बना था। कल वाली क्लास किए थे सब लोग, 1906 वाला जो आपका मुस्लिम लीग वाला था। तो अब इस वाले लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ कि दोनों के बीच समझौता हो गया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों लोगों ने कहा कि चलो हम लोग एक साथ ही मतलब करेंगे। पहले अलग अलग थे, लेकिन लखनऊ समझौते में इन लोगों को दोनों एक साथ हो गए। इसीलिए कहा जाता है लखनऊ समझौता, या फिर कांग्रेस लीग योजना, मतलब जिसमें कांग्रेस भी शामिल थी और मुस्लिम लीग भी शामिल थी। तो दोनों ने मिल करके चीजें की थी। बट ये बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रहा, इसीलिए इसको अस्थायी समझौता कहते हैं। क्यों?
क्योंकि जो जिन्ना है उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा थी। वो नहीं चाहते थे कि मतलब कांग्रेस के साथ हम हमेशा बने रहें, क्योंकि ये अपने आप को क्या समझते थे, जिन्ना जिन्ना समझते थे कि मुस्लिमों का जो प्रतिनिधित्व है वो केवल हम लोग कर सकते हैं, वो कांग्रेस नहीं कर सकता। तो उस समय तो इन्होंने समझौता कर लिया, लेकिन आगे चल करके आपको देखने को मिलेगा कि समझौता बहुत दिन तक नहीं चलेगा, जो लखनऊ समझौता होगा। ठीक है, 1916 से 22 तक दोनों मिलकर काम करते रहे, किंतु असहयोग आंदोलन के साथ समझौता भंग हो गया। वही हमने बताया, शुरुआत में ये लोग शामिल तो हो गए थे लखनऊ में, लेकिन ये जो जिन्ना थे, जिन्ना बहुत सारी चीजें नहीं चाहते थे, तो कुछ दिन तक तो साथ रहे ये लोग, लेकिन फिर इनका कांग्रेस से और ये दोनों का समझौता टूट गया जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। हाँ, ये क्वेश्चन बनता है कि ये जो समझौता करने में मेन रोल किसका था। ये ऑप्शन के वाइज आता है, पेयर में आता है ये, मतलब दो दो लोग का नाम दिया जाता है कि कौन कौन शामिल था जो लखनऊ समझौते को कराने में हेल्प किया था। तो आपको ध्यान रखना है, जिन्ना ये कांग्रेस उसकी तरफ से थे, मुस्लिम लीग की तरफ से, और बाल गंगाधर तिलक ये आपके इधर कांग्रेस की तरफ से थे। तो ये दोनों लोगों मेन थे जिन्होंने ये समझौता करवाया था। तो ये क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि कौन दो मेन लोग थे जिनका इस समझौते में मेन रोल है। ठीक है, एक चीज तो ये हुआ था लखनऊ समझौता जो इसका इंपॉर्टेंट है लखनऊ अधिवेशन का। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, ये उग्रपंथी, आपको हमने बताया था जो नरम दल और गरम दल, तो उसमें कांग्रेस में ही नरम दल और गरम दल दोनों देखने को मिल रहे थे। तो जो गरम दल थे उन्हीं को उग्रपंथी कहा गया था। उग्रपंथी मतलब जो अहिंसा से न चल करके थोड़ा सा उग्र टाइप के थे, तो इनको निकाल दिया गया था उस समय 1907 में। तो 1907 में इन लोगों को क्या कर दिया, जब वो नरम दल गरम दल बना था उसी समय तो ये उग्रपंथी जो थे वो अलग हो गए थे, लेकिन लखनऊ समझौते में फिर से शामिल हो गए। तो दो महत्वपूर्ण चीजें हुई लखनऊ समझौते में। पहला क्या हुआ, एक तो लखनऊ समझौता हुआ जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग साथ में आ गए। दूसरा, जो उग्रपंथी नरम पंथियों से अलग हो गए थे उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया 1916 में। इसमें मुख्य भूमिका किसकी रही, दो लोगों की, एनी बेसेंट और तिलक जी। तो उग्रपंथियों को शामिल करने में मेन रोल एनी बेसेंट और तिलक जी का है, जबकि लखनऊ समझौता कराने में जिन्ना और तिलक का है। तो तिलक दोनों तरफ है, दोनों समझौते में, लेकिन यहाँ पर एक जिन्ना का रोल है मुस्लिम लीग में, और यहाँ जो है उग्रपंथी वाले में उसमें एनी बेसेंट का रोल, नरम पंथी और ये दो पॉइंट ही आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखने हैं कि लखनऊ समझौते में क्या हुआ था। क्लियर हो गया सबको? ये जो पॉइंट्स बता रहे हैं सब याद करने वाले पॉइंट्स हैं, इसको याद करते हुए चलिएगा, इसीलिए हम ये अधिवेशन डिस्कस कर रहे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एक तो हो गया लखनऊ समझौता और एक हो गया आपका जो उग्रपंथी थे वो भी शामिल हो गए, ये 1916 में हुआ। ठीक है, वॉइस स्लो आ रही है, वॉइस ठीक आ रही है, तुम्हारा अपना नेटवर्क चेक करो, उसमें हो सकता है वॉइस सिस्टम में गड़बड़ हो, है ना। वॉइस जहां तक क्लियर है। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए प्रथम बार पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया था। आपको बताया था कि बहुत पहले से ही जब ये मॉर्ले मिंटो सुधार चल रहा था, मॉर्ले मिंटो सुधार, तो मॉर्ले मिंटो सुधार जो पिछली क्लास में हमने आपको बताया था, जिसमें जॉन मार्ले और मिंटो थे, लॉर्ड मिंटो, तो इन लोगों ने जो है भारत शासन अधिनियम वाला एक निकाला था, परिषद अधिनियम वाला। तो उसमें इन लोगों ने कई सारी चीजें मान ली थी ना, जिसमें निर्वाचन मंडल वाला भी मान लिया था कि मुसलमानों को अलग से निर्वाचन मंडल मिलेगा। तो कांग्रेस ने भी इसको स्वीकार कर लिया, लेकिन कब स्वीकार किया, 1916 वाले में। तो जब लखनऊ का अधिवेशन हुआ तो उसमें कांग्रेस ने ये जो बात चल रही थी, जो मुस्लिम लीग बार बार कह रहा था कि हमें पृथक निर्वाचन मंडल चाहिए, अलग से हमें कुछ बनाइए जिससे हम लोग वोटिंग का हमें अलग मिले, तो कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये 3 पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पर है, पहला लखनऊ समझौता, दूसरा उग्रपंथियों को शामिल करना, और तीसरा मुसलमानों के निर्वाचक मंडल को एक्सेप्ट कर लेना। ये 3 चीजें 1916 में लखनऊ अधिवेशन में की गई, जिसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलकर एक और चीज देखने को मिली इसमें, होम रूल लीग। इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था, जिसमें एनी बेसेंट का मेन नाम आया था, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा डिटेल में देख रहे हैं, डिटेल में, क्योंकि वो क्वेश्चन बनता है। तो कैसे देखेंगे उसको जरा समझना आप लोग। ठीक है, होम रूल लीग, इसमें दोनों लोगों का मतलब रोल आता है। इसमें एनी बेसेंट का भी रोल आता है और तिलक जी का भी रोल आता है। तो तिलक एक बड़े नेता हैं, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जो है, जिनको लोकमान्य तिलक भी कहा गया है। अब इसमें दोनों लोग का रोल है, लेकिन कहीं कहीं गड़बड़ क्या होती है कि बच्चे जो है वो होम रूल लीग को
जब नाम दिया जाता है एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक तो दोनों को एक ही साल समझ लेते हैं, बट एक्चुअल में क्या हुआ था, दोनों लोगों ने अपनी अलग अलग होम रूल लीग बनाई। मतलब एनी बेसेंट की होम रूल लीग अलग थी और जो बाल गंगाधर तिलक की थी वो अलग थी। तो दोनों ने अपने अपने होम रूल लीग बनाए थे और इनका जो क्षेत्र था, जिस क्षेत्र में ये काम करेगा वो भी अलग अलग था। मतलब बंटवारा टाइप का समझो कि हम इन क्षेत्रों में हम काम करेंगे, बाकी जो बचे क्षेत्र हैं उसमें आप काम करिएगा, ये ऐसे बना था। होम रूल लीग का मतलब क्या है? होम का मतलब है स्व, रूल मतलब स्वशासन, मतलब हमें अपना शासन चाहिए देश में। होम रूल लीग मतलब हमें स्वशासन चाहिए, मतलब हमें अंग्रेजों का शासन नहीं चाहिए, हमें अपना शासन चाहिए, वो है होम रूल लीग। ठीक है। क्या कंफ्यूजन है भाई, क्या मैसेज कर रहा है? देखो एक और बात बता दे कि तुमसे ये 55वां 56वां 57वां 25वां या 24वां ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जो जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थोड़ा ध्यान रखिए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लखनऊ अधिवेशन कब हुआ, कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ, अध्यक्ष, उन चीजों पे ज्यादा फोकस करो जो जो मेन है। ठीक है, इस पे मत फोकस करो 36वां कब हुआ 22वां कब हुआ, ये तुम्हें याद भी नहीं रहेगा, इसलिए परेशान मत हो। जो मेन क्वेश्चन है उसके लिए फोकस करिए कि नरम दल गरम दल कब बना, ये याद रखना है। अध्यक्ष कौन था उस समय, होम रूल लीग जब बना तो कौन से अधिवेशन में बना, अध्यक्षता किसने की। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा जाता है, पीएचडी नहीं की जाती है, चीजें समझिए। ठीक है। अब यहाँ पर जो हम लोग समझते हैं इसमें, तो अब देखो दोनों चीजों को थोड़ा सा अलग अलग करके समझते हैं। तो होम रूल लीग का मतलब हो गया कि गृह शासन या स्वशासन जिसको हम कह रहे थे। तो ये गृह शासन मतलब स्वशासन, हमें अपना शासन चाहिए, ये है मतलब होम रूल का। ठीक है। अब जो दोनों लीग बनी है होम रूल लीग, किसने किसने बनाया उसका अलग अलग आप लोग देख लो। तो एक पहला जो बनाया तिलक जी ने, बाल गंगाधर तिलक जी ने, वो अप्रैल 1916 में स्थापना हुई। जो एनी बेसेंट ने बनाई वो सितंबर मतलब कुछ मंथ बाद। तो पहले जो स्थापना करी है वो अप्रैल 1916 में तिलक जी ने की है, और जो एनी बेसेंट ने की है वो सितंबर 1916 में करी है। तो उसी साल हुई है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, मंथ का अंतर है, और दोनों के अलग अलग रूल हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दोनों ध्यान रखना है स्टूडेंट, क्योंकि क्वेश्चन बन जाता है। एक क्वेश्चन जानते हो कैसे पूछा गया कि एनी बेसेंट और जो तिलक जी ने होम रूल बनाया था उसका विलय कब हुआ। ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया गया था। उन्होंने पूछा कि दोनों का जो लीग बना है होम रूल लीग, वो दोनों का विलय कब हुआ। अब आधे से ज्यादा बच्चे उसमें कंफ्यूज हो गए कि कब विलय हुआ। असल में इनका विलय ही नहीं हुआ, उसमें कोई डेट नहीं है। इन दोनों लीग का विलय हुआ ही नहीं, ये दोनों लीग अलग अलग काम कर रही थी। तो इसका आंसर उसमें था ही नहीं आपका। ठीक है, वो नन ऑफ दीज था, क्योंकि उसका विलय ही नहीं हुआ कभी। तो वो केवल आपका कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन इस प्रकार के आपका माइंड चेक करने के लिए दिया जाता है। तो जब तक कोई चीजें पूरी पता नहीं होंगी तो आप फिर ऑब्जेक्टिव कर नहीं पाओगे। तो एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग बना था वो सितंबर 1916 में, और स्थापना इन्होंने कहाँ करी थी, मद्रास में की थी। जबकि तिलक जी ने जो अपना होम रूल लीग बनाया था वो पूना में किया था। थोड़ा सा अंतर था दोनों में। अब दो चीजें, इनका जो प्रचार का माध्यम चल रहा था तिलक जी का, वो इनकी दो पत्रिकाएं जो मेन है, एक केसरी और एक मराठा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जाता है, केसरी पत्रिका किससे संबंधित है या मराठा पत्रिका किससे संबंधित है, ये तिलक जी से संबंधित है। इसको कैसे याद रखोगे, क्योंकि तिलक जी को पंजाब केसरी भी कहा जाता है। अगर आप समझे तो उनको शेरे पंजाब भी कहा जाता है, उन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। तो इस तरह से याद रख सकते हो कि केसरी जो है वो तिलक जी से रिलेटेड है। तो अपने होम रूलिंग का जो ये प्रचार कर रहे थे कि हमें अपना स्वशासन चाहिए, वो किस तरह से चाहिए, ये जो प्रचार चल रहा था वो इनका इन दो पत्रिकाओं के माध्यम से चल रहा था। लेकिन जो एनी बेसेंट थी वो किस माध्यम से कर रही थी, तो एनी बेसेंट का जो था वो था कॉमनवेल। इनके जो पत्रिकाओं वगैरह का नाम था वो था कॉमनवेल, और एक नाम था न्यू इंडिया। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। इनका अलग है तिलक जी का, मराठा और केसरी, इनका है कॉमनवेल और न्यू इंडिया। क्लियर है ये चीजें? ठीक, अच्छा। अब क्षेत्र जो इन लोगों ने बांटा अपना, कि तिलक जी किस क्षेत्र में काम करेंगे और एनी बेसेंट किस क्षेत्र में काम करेंगे। तो तिलक जी का क्षेत्र ये वाला है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बरार,
और महाराष्ट्र में केवल बंबई में ये नहीं करेंगे। बंबई इनके अधीन में नहीं था, बंबई इधर आ गया था एनी बेसेंट में। तो देखो इसको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन ऐसा ही करेगा। देखो जो तिलक जी का होम रूल लीग था वो कहाँ पे काम कर रहा था, तो तिलक जी का जो होम रूल लीग था वो कर्नाटक में काम कर रहा था, महाराष्ट्र में काम कर रहा था, लेकिन बंबई को छोड़कर, बंबई नहीं था उनके उसमें, बंबई एनी बेसेंट के उसमें था, तो महाराष्ट्र का बाकी जो क्षेत्र था वो इनके में था। एक बरार क्षेत्र, ये साउथ की तरफ ही पड़ता है बरार। जब आपको हमने बहमनी साम्राज्य पढ़ाया था तब ये बरार वगैरह का कॉन्सेप्ट बताया था, बरार, गोलकुंडा, अहमदनगर, ये सब हमने बहमनी वाले साम्राज्य में आपको समझाया था। तो ये जो हिस्से थे वो तिलक जी के हिस्से में आए। बाकी इंडिया का जितना हिस्सा था वो सब बेसेंट के हिस्से में था। मतलब इन लोगों ने अपने काम करने के तरीके को भी चेंज किया था कि हम कुछ क्षेत्रों में काम करेंगे जिससे हम लोगों में मतलब वो ना हो, विरोध ना हो, विरोधाभास ना आए। तो अपना क्षेत्र इन्होंने चुन लिया कि हम ये वाले क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और बाकी जो बचे हिस्से थे वो सब एनी बेसेंट के उसमें चले गए। ठीक है। तिलक जी ने जो होम रूल लीग बनाई थी, उनका जो अध्यक्ष बना वो जोसेफ बैप्टिस्टा। ये एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं जो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो ये जोसेफ बैप्टिस्टा जो अध्यक्ष बने थे, और सचिव जो बने थे वो एनसी केलकर, दो लोग थे जो तिलक जी के होम रूल लीग में थे। लेकिन जब एनी बेसेंट वाले में बात करते हैं तो इनमें एक सचिव केवल बनाए गए थे और वो थे जॉर्ज अरुंडेल। तो ये आपको ध्यान रखना है, एनी बेसेंट वाला इंपॉर्टेंट रहता है। जॉर्ज अरुंडेल का नाम पूछा जा चुका है प्रीवियस स्टेट एग्जामों में, तो ऑब्वियस सी बात है कि रिपीट हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है तिलक जी का और इनका। तो पहला पॉइंट, जो होम रूल लीग है वो पहले किसकी स्थापना हुई, तिलक जी की या एनी बेसेंट? स्टूडेंट्स पहले किसकी हुई? तिलक जी की पहले हुई। ठीक है। और एनी बेसेंट की किसकी बाद में हुई? क्लियर है? अच्छा, दूसरा, इन दोनों लोग की होम रूल लीग अलग अलग थी, जो क्षेत्र थे वो भी अलग अलग थे। अगर हम तिलक जी का क्षेत्र देखें तो कर्नाटक और महाराष्ट्र का सारा एरिया, लेकिन बंबई छोड़कर, और बरार एक एरिया था वो इनका। जबकि जब हम देखते हैं एनी बेसेंट का, तो एनी बेसेंट का बाकी सारा एरिया उनके में आ गया। ठीक है। इनके दो पत्रिकाएं थी तिलक जी की, मराठा और केसरी, जबकि उनकी जो थी वो कॉमनवेल्थ थी और न्यू इंडिया। ये सिंपल है। ये एक पॉइंट देखिएगा, दोनों ने अलग अलग होम रूल लीग बनाया था लेकिन विलय नहीं किया। यही क्वेश्चन किया गया था जो हम आपको समझाना चाह रहे थे, कि उसमें पूछा गया था कि विलय कब हुआ, विलय नहीं हुआ। ठीक है। तो उसका आंसर था कि विलय हुआ ही नहीं था, दोनों का अलग अलग अपना काम चल रहा था। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर आते हैं। भारत में होम रूल आंदोलन सर्वप्रथम किसने शुरू हुआ? अब देखो सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बनता है तो दिक्कत ये आती है कि अब आधे से ज्यादा लोग क्या करते हैं कि सर स्थापना जो की थी वो तो तिलक जी ने पहले की थी, क्योंकि अप्रैल में ही कर दी थी उन्होंने, जबकि एनी बेसेंट ने जो की थी वो सितंबर में की थी। तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर एनी बेसेंट क्यों है? तो यहाँ पर स्थापना नहीं पूछा है, यहाँ पूछा है कि आंदोलन किसने शुरू कर दिया था। तो होम रूल लीग का जो आंदोलन है वो एनी बेसेंट पहले ही शुरू कर चुके थे, तिलक जी से पहले ही वो काम करना शुरू कर चुके थे। लेकिन जो होम रूल लीग का स्थापना है एक प्रॉपर वे में, वो बाद में उन्होंने किया है। तो जब ये आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि वो पहले किसने किया है, तो वो बेसेंट को ही जाएगा श्रेय। अगर यहाँ पर ये स्थापना पूछ लेंगे कि स्थापना किसने किया है, तो बेसेंट को नहीं जाएगा, तो फिर तिलक को जाएगा। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ये इसीलिए हमने कंसीडर किया जिससे कंफ्यूजन ना हो, नहीं तो आपके ऑब्जेक्टिव बनेंगे नहीं फिर। ठीक है। तो स्थापना का श्रेय तिलक जी को है, लेकिन जो आंदोलन शुरू करने का श्रेय है वो एनी बेसेंट को है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन काफी प्रचलित रहा। प्रथम विश्व युद्ध आप जानते हो 1914 से शुरू हो चुका था, और आप देख रहे हैं 1916 में स्थापना हो रही है, मतलब विश्व युद्ध चल रहा है ये। ठीक है। तो यही वो बात की गई है। तो ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ऑप्शन देकर, कि इनमें से कौन सा आंदोलन है जो प्रथम विश्व युद्ध के समय बहुत पॉपुलर रहा। तो उसमें इस तरह का ऑप्शन ही होगा जिसमें से एक होम रूल लीग का आंदोलन आपको दिया ही जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, 1916 डेट अगर याद रही तो आपको याद आ जाएगा कि इस समय विश्व युद्ध के समय ये आंदोलन काफी पॉपुलर हो चुका था, होम रूल लीग का। तो ये आपको ध्यान रखनी है। होम रूल आंदोलन की व्याख्या 2 जनवरी 1914 को एनी बेसेंट ने अपने पत्र कॉमनवेल्थ में की थी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि होम रूल आंदोलन का श्रेय किसको, एनी बेसेंट को पहले क्यों जाता है, क्योंकि ये बहुत पहले ही इसकी व्याख्या कर चुकी थी, इसके बारे में सब चीजें समझा रही थी। वो अलग बात है कि स्थापना उन्होंने बाद में करी है, लेकिन ये
बहुत ज्यादा ये मतलब आंदोलन चला रही थी उस समय, तो बहुत पहले से चल रहा था, इसीलिए एनी बेसेंट को ये श्रेय जाता है। ठीक है, अप्रैल 1920 1920 ऑल इंडिया होम रूल लीग का नाम स्वराज्य सभा रख दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो होम रूल लीग था इसका पूरा नाम क्या था? अखिल भारतीय, इस तरह से नाम था ये, तो इसका पूरा नाम था ऑल इंडिया होम रूल लीग, जो ये कहा जा रहा था। शॉर्ट में हम इसको होम रूल लीग कहते हैं, वैसे पूरा नाम जो था वो ऑल इंडिया होम रूल लीग था, लेकिन 1920 में इसके नाम को चेंज कर दिया गया और इसको कहा गया स्वराज्य सभा। तो आप ध्यान रखेंगे कि स्वराज्य सभा कोई अलग से कोई संस्था नहीं है, स्वराज्य सभा ऑल इंडिया होम रूल लीग का ही नाम है जो चेंज करके रखा गया था। यहाँ भी कंफ्यूजन क्रिएट होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लीग का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना। तो संवैधानिक तरीके से मतलब ये लोग हथियार नहीं उठाना चाहते थे, देखो सीधा सा मतलब ये था, बस ये अंग्रेजों से ये चाहते थे कि आप करिए शासन, लेकिन जो हमारे अधिकार हैं उसको हमसे मत छीनिए। हमारे जो धार्मिक अधिकार है, हमारे जो सामाजिक अधिकार है, हमारे जो सांस्कृतिक अधिकार हैं, उसमें आप हस्तक्षेप मत करिए, वो हमारे पास ही रहने दीजिए। तो ये कुछ मेन चीजें थी जो आपके होम रूल लीग में देखने को मिली थी। ठीक है, वॉइस आ रही है भाई, तुम लोग पता नहीं क्या, वॉइस आ रही है, क्लियर आ रही है? ओके स्टूडेंट्स, क्या होम रूल लीग क्लियर हुआ आपको? तो एक आपको लखनऊ वाला आंदोलन क्लियर हुआ, लखनऊ समझौता, जो लखनऊ अधिवेशन है। तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ, जो उसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार हैं। जो उसकी मेन बातें थी आप समझ गए थे कि समझौते हुए हैं, मेनली समझौता हुआ उसमें। तो एक मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हो गया था जिसमें जिन्ना और तिलक जी शामिल थे। एक दूसरा उग्रपंथियों को शामिल कर लिया गया था जिसमें एनी बेसेंट और तिलक जी शामिल थे। ठीक है, ये दो बातें आपकी थी। तीसरी बात आपकी क्या थी? मुसलमानों का जो निर्वाचन मंडल था वो आपको स्वीकार कर लिया गया था। होम रूल की बात करते हैं तो ये 1916 में देखने को मिला। दो जगहों पर स्थापना हुई अलग अलग, एक पूना में हुई और एक आपकी कहाँ हुई? मद्रास में हुई। मद्रास में किसने किया? एनी बेसेंट ने। और जो पूना में किया वो तिलक जी ने किया। पहले तिलक जी की स्थापना हुई थी और फिर बाद में एनी बेसेंट की, लेकिन आंदोलन पहले किसने चलाया था? एनी बेसेंट ने चलाया था। चीजें क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं। मराठा और केसरी जो पत्रिका है वो किसकी है? तिलक जी की है। जबकि कॉमनवेल और न्यू इंडिया जो है वो आपकी एनी बेसेंट की है। ये छोटे छोटे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। प्रथम विश्व युद्ध के समय कौन सबसे प्रचलित रहा? तो होम रूल लीग आंदोलन प्रचलित रहा, जिसमें आप अंग्रेज शासन करो लेकिन बाकी जो अधिकार है वो हमें दे दीजिए, जो उसमें हस्तक्षेप आप मत करिए। ये चीजें आपको देखने को मिली। आगे बढ़े, तो क्या ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हुए स्टूडेंट सभी को? इसमें कोई डाउट है अभी? अभी तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं अब हम लोग एक दूसरा, गरम दल और नरम दल, जरा इसके बारे में देखते हैं। अब ये जो जिसकी हम बात कर रहे थे अभी आपसे कि जो उग्रपंथी था या गरम दल था, वो गरम दल असल में जब लखनऊ अधिवेशन में शामिल हुआ है, तो उससे पहले हम देखते हैं कि जब ये डिवाइड हुआ था गरम दल, तो उनके कुछ नेता लोग का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है आपका, अगर डायरेक्ट बताएं कि ऑब्जेक्टिव कैसे आता है, तो 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे। तो 4 ऑप्शन में आपसे पूछेंगे कि इनमें से गरम दल का नेता कौन नहीं है। या तो पूछा जाएगा कि इसमें गरम दल का नेता कौन है, 2 तरीके से क्वेश्चन होता है। या तो आपसे कहेगा वो नरम दल से रिलेटेड कि नरम दल का इसमें से नेता कौन नहीं है, या तो कहेगा कि नरम दल का नेता कौन है। ये 2 तरीके से ये टॉपिक का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और जिस अधिवेशन में डिवाइड हुआ है वो अधिवेशन तो इंपॉर्टेंट है ही आपके लिए। तो सबसे पहले अगर देखें तो एक क्वेश्चन, वैसे ये आपके लिए पॉइंट नहीं था बट हम डिस्कस कर रहे हैं, वैसे ये पॉइंट स्टेट एग्जाम के लिए था। ये जो चीजें हैं असल में उसमें डिस्क्रिप्टिव में चीज की जाती है कि वो फैक्टर बताइए जो गरम दल और नरम दल में बंटने से पहले जिसका प्रभाव ये हमें देखने को मिला। मतलब ऐसी कौन सी घटनाएं थी जिन्होंने प्रभाव डाला जिससे ये आगे चल करके गरम दल और नरम दल में वो बंटने लगा या राष्ट्रीय आंदोलन जो थे वो शुरू हो गए। तो वही एक क्वेश्चन किया गया कि महात्मा गांधी से पूर्व, जब महात्मा गांधी नहीं आए, क्योंकि आप जानते हैं कि महात्मा गांधी काफी बाद में आए, 1907 में महात्मा गांधी भारत में नहीं है। तो महात्मा गांधी से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को किन घटनाओं ने प्रभावित किया था, ये क्वेश्चन ऐसे बना है। तो राष्ट्रीय आंदोलन वही जो शुरू हो चुका है अब, और ज्यादा श्रेय गांधी जी को जाता है क्योंकि गांधी जी को माना जाता है कि इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन स्टार्ट किए हैं। असहयोग आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन थे जो इनको जाता है श्रेय। लेकिन प्रभाव किसका किसका पड़ा?
तो ये 4 मेन फैक्टर थे जो बाहर चल रहे थे, भारत से बाहर, और इसकी वजह से भारत में भी एक जागरूकता आई, लोग जागे कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। क्या मतलब था इनका? 1998 का इटली अबिसीनिया युद्ध, चीन का बॉक्सर आंदोलन, रूस पर जापान की विजय और आयरलैंड का क्रांतिकारी आंदोलन, ये 4 जो बाहर की चीजें चल रही थी, इसका प्रभाव हमारे देश में पड़ा राष्ट्रीय आंदोलन के लिए। क्यों? क्योंकि इससे एक सबसे ज्यादा प्रभाव इससे पड़ा, रूस वाले से, रूस पर जापान की विजय। हर कोई मानता था कि रूस बहुत ताकतवर है, लेकिन जब जापान ने उसको हरा दिया, जापान ने 1905 में रूस को हरा दिया, तब ये समझ में आ गया कि भैया जरूरी नहीं है कि ताकतवर लोगों को हराया नहीं जा सकता। भले उनके पास संसाधन बहुत है, ताकतवर है, हथियार हैं, लेकिन हम उनको हरा सकते हैं अगर हम सही तरीके से चीजों को चलाएं। इससे ये हमें पता चला, तो इससे बहुत प्रभावित हुए लोग भारत के। तो उन लोगों को ये समझ में आ गया कि नहीं, हम हरा सकते हैं, इसलिए हम एक आंदोलन अगर चलाएं और सही दिशा में चलाएं तो कहीं ना कहीं अंग्रेज देश से बाहर चले जाएंगे। ये है इसका मतलब। तो वही कहा जाता है कि सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा था, तो तीसरे वाले का, जो तात्कालिक प्रभाव देखा जाता है, रूस पर जापान की विजय 1905 वाला। इससे यह भ्रम टूट गया कि गोरी जाति के लोग अजय हैं। मतलब अभी तक लोग क्या समझते थे कि गोरी जाति के लोग अजय हैं, जैसे कि अंग्रेज, मतलब अंग्रेजों को हराया नहीं जा सकता, भारत में यही सोचते थे लोग, तो इसलिए उनके खिलाफ हथियार ही नहीं उठाते थे। लेकिन जब ये ऐसा हुआ, जापान की विजय हुई, तो रूस इतना ताकतवर और जापान जीत गया, तो सब समझ गए कि नहीं भाई, ताकतवर लोगों को भी हराया जा सकता है अगर हम सही तरीके से चले। बाकी जब गांधी जी आए तो उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलनों को एक दिशा दे दी और फिर वो चीजें चलने लगी। ठीक है, तो ये 4 चीजें हैं, आपको ये ध्यान रखनी है। कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट ये आपके एसएससी लेवल में अभी तक नहीं आया है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये अभी तक आपके केवल स्टेट एग्जाम में आया है। उन्होंने क्वेश्चन इस तरह से किए हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन भारत में शुरू होने से पहले या महात्मा गांधी से पहले किनका प्रभाव पड़ा था, तो इन 4 फैक्टर का प्रभाव पड़ा था। चलिए आगे देखते हैं। अब हम आप बात करते हैं नरमपंथी और गरम दल पे, इस पर मेन फोकस करिए। तो सूरत अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1907 में। ठीक है, 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, और इसी समय 2 पार्टों में ये बट गया, नरमपंथी दल और गरमपंथी दल। क्यों? आपको अगर हम पीछे थोड़ा सा लेके चले बंगाल विभाजन वाले में, तो आपको हमने बताया था कि बंगाल विभाजन जब हुआ था तो बंगाल विभाजन में मतभेद उत्पन्न हो गए थे। जो नरमपंथी नेता थे वो चाह रहे थे कि ठीक है, अंग्रेज बहुत गलत नहीं कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, उनका जो विज्ञान वगैरह टेक्निक है वो हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन जो गरमपंथी नेता थे वो कहते थे भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, हम भिक्षा नहीं मांग सकते इनसे, हम ये हाथ फैला नहीं सकते कि भैया तुम हमें आजादी दे दो, आजादी हमें छीननी पड़ेगी। तो गरमपंथी दल का मतलब ये था, जहां मतभेद उत्पन्न हुआ, और ये जाकर के देखने को मिला 1907 में। ये चीजें बंगाल विभाजन के बाद से ही शुरू हो गई थी, लेकिन जब 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ सूरत में, तो ये सीधे सीधे दोनों बदल गए, नरमपंथी दल अलग हो गया, गरमपंथी अलग हो गया। और आप जानते हैं कि जब बंगाल विभाजन हुआ था तो उसी समय एक आंदोलन चला था, स्वदेशी आंदोलन, याद है? स्वदेशी आंदोलन चला था, अपने सारी चीजें यूज करनी है, बहिष्कार करना है बाहर की चीजों का, ये सब उसी का परिणाम था, बंगाल विभाजन के बाद का ही। और बंग भंग पे लोग काम करने लगे थे कि बंगाल विभाजन को रद्द करिए, इस तरह की चीजें शुरू हो गई थी। तो अगर कभी ये क्वेश्चन पूछे, देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन का पैटर्न समझो कि बनता कैसे हो। क्वेश्चन इस तरह से बनता है, जब कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हुआ था, नरमपंथी दल और गरमपंथी दल, तो इसके विभाजन में सबसे ज्यादा प्रभाव किस चीज का पड़ा था? अब उसको आपको ऑप्शन देगा वो, तो आप समझेंगे कि उसमें सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा था? स्वदेशी आंदोलन का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा। बंगाल विभाजन हुआ था जिसकी वजह से एक बहिष्कार चला था, स्वदेशी चीजों को अपनाने का एक आंदोलन चला था, बंग भंग को रद्द करने का आंदोलन चला था, और उसी का परिणाम था नरमपंथी दल और गरमपंथी दल। तो स्वदेशी आंदोलन क्यों? क्योंकि नरमपंथी दल स्वदेशी का सपोर्ट नहीं कर रहे थे, नरमपंथी दल सीधे सीधे खिलाफ थे स्वदेशी के, तो वो इसका समर्थन नहीं करते थे, जबकि गरमपंथी दल इसका समर्थन करता था। ये सबसे बड़ा मतलब इसका परिणाम था जिसकी वजह से ऐसा हुआ। तो ये ध्यान रखनी है चीजें, अगर ये छोटे छोटे पॉइंट याद रखे, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा। ठीक है, इसको केवल रटना नहीं है, इसको समझना भी है कि वो क्वेश्चन बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब आते हैं हम लोग थोड़ा थोड़ा नरमपंथी दल और गरमपंथी दल को देख लेते हैं। मेन आपको नेता याद रखने हैं, नेता भूलना मत बिल्कुल भी, कि नरमपंथी दल में कौन नेता है, गरमपंथी दल में। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है इस टॉपिक का। तो आप अगर नरमपंथी दल में देखें
अच्छा, एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, बता दें कि जो प्रीवियस ईयर आया है उन्होंने ये वाला क्वेश्चन पूछा है, अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं हमें। गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, ये जो नाम है गोपाल कृष्ण गोखले, ये किसके नेता थे? जिसको मालूम है वो बता सकता है। ये नरमपंथी दल के थे या ये गरमपंथी दल के? ये क्वेश्चन डायरेक्ट किया गया है, गोपाल कृष्ण गोखले नरमपंथी दल के थे या गरमपंथी दल के थे? दीपक, सौरभ, श्याम, अमित, निधि। आप लोग भाई कैमरा क्यों नहीं ऑन रखते हो? मतलब क्या हम एकदम नियम लगा दे क्या कि कैमरा ऑन करके ही बैठो? भैया अब ना तो सुबह है ना तो रात है, 10 बज रहा है, 10:30, आराम से कैमरा ओपन किया जा सकता है। जिनके कैमरा ओपन नहीं है, जिनके कैमरा ओपन नहीं है उनको हम हटाने जा रहे हैं। 5 मिनट के अंदर अंदर हम सभी को रिमूव कर देंगे जिनके कैमरा ओपन नहीं है। पढ़ाई बाद में होगी, सिंपल। 5 मिनट के अंदर अगर कैमरा ओपन हमें नहीं दिखा, वो सारे रिमूव हो जाएंगे। दिक्कत क्या है ना, अब पढ़ रहे होगे चलो ठीक है, हमें पता है, लेकिन कैमरा बंद करके क्या कर रहे होगे, अब उसके बाद समझ में नहीं आएगा, थोड़ी देर बाद कहोगे सर पिछला वाला टॉपिक क्लियर ही नहीं हुआ, है ना? क्योंकि कुछ भी चलता है ना, घर पे होने का मतलब यही है। हाँ ठीक। रंजना, सत्यजीत, ईसी, हिमांशु। हिमांशु चलो ये तो सर हैं, ठीक है हाँ। तो हिमांशु सर का तो लैपटॉप है, हम लिए हैं, वो तो हम खुदा ही हैं। नहीं, हिमांशु सर वाला दूसरा लैपटॉप, मतलब नाम वो वाला है, उनका दूसरा रखा हुआ है। कोई बात नहीं, वो बंद रह सकता है, ठीक है। तो हर्षवर्धन, ईसी, सत्यजीत, रंजना, सभी, प्रिया, कहाँ चले गए? गायब हो गए सब। विजय, सत्यजीत, कई लोग के तो आज ही दर्शन हो रहे हैं, देख तो नहीं सब। शिवरतन, रोशनी, संदीप, वरुण, V2070। नाम ना बदलना, तुम्हें आता ही ना होगा नाम बदलने, बदलोगे क्या? हाँ, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये भी है ना, जैसे नाम ही ना बदलने आता। ज्ञान प्रभा, मीरा, संदीप, सावित्री, कोमल, रेडमी, रेडमी 9, एक दो तीन नाम है, रेडमी 9, रियलमी और V2070। कहाँ है भाई ये लोग? विजय, 1GJ9, चलो तुम लोग रिमूव हो रहे हो, कल से अपना क्लास कर लेना। हो गया 5 मिनट। प्रिया, रिमूव। सत्ती, रिमूव। सत्यजीत, बाहर जा रहे हो तुम। आशीष, रिमूव। रंजना, रिमूव। चलो हो गए। ठीक। अब वो लोग बचे हैं जो हमारे सामने हैं।
चलो ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने देखा। चलिए, गोपाल कृष्ण गोखले का हमने क्वेश्चन पूछा था, सर हम जानते हैं भैया क्या होता है। अरे ठीक है, जानते हो यार, तो बस ठीक है ना, हम ही। हाँ, क्या हमारा? नहीं, कैमरा ऑन है। हाँ, इसमें देखिए कैमरा ऑन है। तो क्वेश्चन हमने आपसे एक पूछा था गोपाल कृष्ण गोखले का। गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो आपके नरमपंथी नेता है, ठीक है, गरम दल के नहीं है, वो नरमपंथी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं, तो नरमपंथी दल में कौन कौन लोग हैं। दादा भाई नौरोजी जो पहले थे स्टार्टिंग में, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, व्योमेश बनर्जी, दिनसा बाचा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये 5 नाम आपको ध्यान रखने हैं। और गोपाल कृष्ण गोखले तो है ही है, वो आगे हम डिस्कशन करेंगे उनका अलग से। तो दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, व्योमेश बनर्जी, दिनसा बाचा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको आपको याद रखना है कि कौन कौन नरमपंथी दल का नेता था। गरमपंथी दल में ये आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा, लाल बाल पाल। तो लाल बाल पाल, ये तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा, ये 3 नाम तो डायरेक्ट याद हो जाएंगे। लाल से याद हो जाएगा लाला लाजपत राय, बाल से हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, और पाल से हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल। और एक चौथे हैं अरविंद घोष। बहुत बड़े क्रांतिकारी के रूप में इनको जाना जाता है, अरविंद घोष को, ठीक है। तो अरविंद घोष हो गए, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन। तो ये याद करना ज्यादा आसान है। इनको छोड़कर इधर वाले नरमपंथी हो जाएंगे, तो आप गरमपंथी को रट लो। कैसे याद कर लोगे? लाल बाल पाल। तो लाल बाल पाल याद करके एक अरविंद घोष का याद रख लेना। तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। तो ये 4 लोग इधर हो जाएंगे। और कभी कंफ्यूजन हुआ कि नरमपंथी कौन, तो गरमपंथी वाला याद कर लेना, नरमपंथी नेता आपको मिल जाएंगे जो बाकी बचेंगे। दादा भाई नौरोजी हो गए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गए, ये सब नाम याद हो जाना चाहिए था। व्योमेश बनर्जी बहुत पहले आपको बताया था, WC बनर्जी कांग्रेस के पहले ही अध्यक्ष हैं, WC बनर्जी, व्योमेश बनर्जी जिनका पूरा नाम था, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, स्वदेशी आंदोलन जब शुरू हुआ था उस समय इन्होंने नेतृत्व किया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने, स्टार्टिंग में, ठीक है। दादा भाई नौरोजी का नाम आप समझ ही रहे थे, 3 बार बने हैं ये। और फिरोज शाह मेहता, दिनसा बाचा, 2 लोग। दिक्कत क्या थी ना, सबसे बड़े समझो जरा, ये लोग जो मेन थे, ये लोग बड़े संपन्न टाइप के थे। संपन्न टाइप का मतलब जो नरमपंथी नेता थे, ये लोग शहरी क्षेत्र के थे। शहरी क्षेत्र का मतलब एक संभ्रांत परिवार के। तो अब एक बात ये समझना है कि जो शहरी क्षेत्र का होगा, जो गांव से संबद्ध ही नहीं है, तो गांव के लोगों को वो जानेगा कैसे? जब तक आप उस क्षेत्र में जाएंगे नहीं, जब तक उन लोगों से मिलेंगे नहीं, तब तक आपको उनकी प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी। तो नरमपंथी जो नेता थे, ये बस केवल अपने शहर के हिसाब से दिमाग लगाते थे, और शहर के हिसाब से लगाते थे तो ये सोचते थे कि अंग्रेज सही कर रहे हैं, क्योंकि वो सब कुछ ठीक कर रहे हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता चल रहा कि गांव में किसानों की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। जो गरीब तबके का आदमी है, उसके खाने के लाले पड़े हुए हैं, मतलब इतना उसकी स्थिति गिर चुकी है। तो यही बहुत बड़ा मतभेद था कि भैया आप लोग तो संभ्रांत हैं, आप लोग बड़े बड़े घरों में बैठे हुए हैं, आप लोग कार्यालयों में बैठ रहे हैं, आपको मतलब ही नहीं है कि क्या हो रहा है आगे। तो दिक्कत यहाँ पर थी, ठीक है। और ये लोग जो थे, ये लोग सोचते थे कि हम छोटे से छोटे लोग को लेकर चलें, गरीब से गरीब तबके को शामिल करें। तो ये चीजें देखने को मिल रही थी। एक क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव पूछता है, आंदोलन की पद्धति बोल, पहला क्वेश्चन बनता है नेताओं से कि कौन सा नेता किसका है। दूसरा बनता है विचार, यानी कि उनका जो आंदोलन का पद्धति है वो क्या था, ये लोग किस हिसाब से अपना आंदोलन चला रहे थे और ये कैसे चला रहे थे। तो एग्जैक्ट जो शब्द है वो भी लिखा है हमने, और जो उसका मतलब है वो भी लिखा है। तो मतलब पढ़ लोगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी, बट एग्जैक्ट समझो क्या शब्द था वो। तो आंदोलन की पद्धति जो नरमपंथी दल की थी वो क्या थी? राजा वाम बध्य, ये एक शब्द यूज किया जाता था, राजा वाम बध्य। इंग्लिश में अगर इसको कहोगे तो कहोगे कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। अब कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है संविधान के दायरे में रहकर। तो अगर एक चीज हम समझे, तो ये लोग चाहते थे कि हम संविधान के दायरे में रहकर करें, संविधान के दायरे में रहकर करें, ठीक है, संविधान के दायरे में रहकर करें। समझ में आ रही है बात क्या?
नरमपंथी दल का विचार क्या था कि हम संविधान के दायरे में रहकर करें। अब हमको एक बात बस बताइए, इस समय भारत का कौन सा संविधान बना था जिसके दायरे में रहना चाहते थे? दिमाग है ना हम लोग के पास? नरमपंथी नेता कह रहे हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन करेंगे। कि कौन सा भारत का संविधान इस समय बना था जिसकी वजह से ये लोग ये करना चाहते थे? मतलब आप किसके संविधान को मान रहे हैं? जो ब्रिटिश चला रहे हैं। ऑब्वियस सी बात यही हुई ना भाई, भारत का संविधान तो अभी बना ही नहीं है, तो मतलब आप एक प्रकार से सपोर्टर हो गए ना। बात तो सीधी सी ये हो गई कि आप एक प्रकार से आप उनके खिलाफ नहीं जाने वाले, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन की तरफ से जाते थे ये लोग। ठीक। दूसरा, अब इसमें अगर हम देखें तो प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग, कि भारतीय रहे इसमें, और जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना, ये ठीक है, ये मेन पॉइंट है। लेकिन किसके अंतर्गत रहकर? कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन के अंदर। अगर ये अपने चीज को प्रूफ कर रहे हैं कि हम सही हैं। प्रूफ कैसे कर रहे हैं? कि हम चाह रहे हैं कि प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी हो और जनता में राजनीतिक जागरूकता है, लेकिन किसके अंतर्गत रहकर? कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत रहकर। तो अब ये भारत का संविधान तो है नहीं, तो यानी कि आप वो चीज वो सारी फॉलो करेंगे जो अंग्रेज बना रखे हैं। तो आप इसका मतलब आप हथियार नहीं उठाएंगे, आप उनके विरोध में नहीं जाएंगे, आप सीधे सीधे उनसे याचना करेंगे। इसको कहते हैं भीख मांगना। आप जाकर के उनसे कहेंगे भैया हमको आजादी दे दो, आप क्यों हमें परेशान कर रहे हैं? और यही चीजें गर्मपंथी नेताओं ने आगे चल करके कही है कि इस समय की जो कांग्रेस है वो भीख मांगने वाली संस्था है। दिस इज कॉल्ड बेगिंग। और यह भी क्वेश्चन बना है ऑब्जेक्टिव, ये किस नेता ने बोला है कांग्रेस के लिए कि यह एक याचना वाली संस्था है, यह एक भीख मांगने वाली संस्था है? ये किसने बोला है? तो ये डायरेक्ट तरीके से न करके ये सीधे सीधे बस कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब यहाँ क्या हुआ? पैसिव रेजिस्टेंस। यहाँ के आंदोलन की जो पद्धति थी गरम दल की, वो सीधा कहते थे हमें स्वराज्य प्राप्ति ही चाहिए। ठीक है। संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी मांगे मनवाने में विश्वास नहीं था। गरम दल के सीधा जानते थे भैया कौन सा संविधान ये आप ही ने बना रखा है, अभी आप फिर दोगे नहीं हमें आजादी। तो सीधा कहते थे भैया हमें स्वराज प्राप्ति चाहिए, अब उसके लिए हमें चाहे जो करना पड़े, हम भीख नहीं मांगेंगे आपसे, हम याचना नहीं करेंगे आपसे कि हमको आजादी दे दो, हमको जो तरीके समझ में आएंगे हम वो तरीके करके करेंगे। तो गर्मपंथी दल लोगों का विचार ये था। ठीक है। और नरमपंथी लोग थोड़े से नरम थे कि मतलब हम लोग हथियार न उठाएं और समथिंग। ये लोग जो थे वो थोड़ा सा अलग तरीके से थे। ठीक है। तो ये थोड़ा सा मतभेद था दोनों के बीच। चलिए, किस गरम दल के नेता ने कांग्रेस पे आरोप लगाया कि यह भीख मांगने वाली संस्था है? वो है नेता बाल गंगाधर तिलक। तिलक जी ने साफ साफ कहा कांग्रेस प्रार्थना, याचना, विरोध की राजनीति और भीख मांगने वाली संस्था। ये किसके द्वारा कहा गया? तिलक जी के द्वारा कहा। सीधा सीधा कि आप आजादी चाह ही नहीं रहे हैं, आप सीधे सीधे चाह रहे हैं कि हम कुछ ऐसा करें कि अंग्रेज खुद ही दे दे आजादी। तो ऐसा नहीं होने वाला, आपको कुछ करना पड़ेगा, सीधे सीधे कोई नहीं देगा आपको आजादी। तो तिलक जी ने कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना, विरोध की राजनीति का आरोप लगाया और इसे भीख मांगने वाली संस्था कहा। ठीक है। इन्होंने आगे कहा हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं है, हम किसी से याचना नहीं करेंगे, हम आत्मनिर्भर बनेंगे, उसके लिए चाहे जो करना पड़े हम वो करेंगे। तो ये गरम दल के नेताओं का उद्देश्य था। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। तिलक जी प्रभावित किससे थे? तो बहुत लोगों से प्रभावित थे उसमें से। तो पहले हम तिलक जी का देख लिए। अब जरा ये एक पॉइंट गोपाल कृष्ण गोखले का देख लीजिए। गोपाल कृष्ण गोखले नरम दल के नेता है, ये बहुत अच्छे नेता है। ये थोड़ा सा इनका विचार बाकी नेताओं से अलग था। ये केवल चाहते सब कुछ थे, स्वशासन वगैरह सब कुछ, बस ये केवल वो नहीं चाहते थे कि मतलब हथियार उठा के किया जाए, ये बस ये नहीं चाहते थे। ये कहते थे आप सब कुछ करिए लेकिन हथियार उठाना बहुत सही नहीं है, अगर हम नॉर्मल तरीके से अगर चीजों को चलाएं तो भी हमें स्वतंत्रता मिल सकती है। गोपाल कृष्ण गोखले। और आपको पता होना चाहिए कि गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के गुरु, गांधी जी इनको अपना गुरु मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना गुरु मानते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, ये पॉइंट लिखा है हमने, गांधी जी के गुरु। तो गोपाल कृष्ण गोखले से इतना प्रभावित थे कि गांधी जी उनको अपना गुरु मानते थे। ठीक है। इनकी कुछ बातें थी, ये उतनी तो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप ध्यान रख सकते हैं। 1902 में बंबई संविधान परिषद के चुने गए थे
और 1889 में इन्होंने राजनीति में प्रवेश किया था, जब कांग्रेस का इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था, तब से इन्होंने किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी जब टाइम मिले तो इसको पढ़ लीजिएगा। बट इतना ध्यान रखिएगा कि ये नरम दल के नेता माने जाते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, और ये गांधी जी के गुरु हैं। इसी वजह से गांधी जी भी अहिंसा पर ही ज्यादा जोर दिए हैं, ये हिंसा पर जोर नहीं दिए हैं, क्योंकि जो गोपाल कृष्ण गोखले भी थे ये हिंसा में उतना विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है, ये कुछ चीजें थी आपकी। चलिए, अब जो इनके नेता हैं नरम दल के, उन्हीं का एक विचार सुनिए, उन्हीं का एक विचार सुनिए कि वो कांग्रेस के बारे में क्या कहते हैं। फिरोज शाह मेहता, तो फिरोज शाह मेहता, ठीक है, क्या बोलते हैं, कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है, परंतु उनके साथ रहने वाले अन्य देशवासियों को यह कर्तव्य है कि वे इनकी भावनाओं को समझें और उन्हें व्यक्त करें और उनके उपचार का प्रयत्न करें। तो जो नरम दल के नेता फिरोज शाह मेहता है, वो खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जो कांग्रेस की आवाज है वो जनता की आवाज नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़े वर्ग को अपने साथ शामिल नहीं कर पा रहे। ये लोग मेन क्षेत्र, जो शहरी क्षेत्र है, उनसे कांटेक्ट में है, जो गांव के क्षेत्र हैं या नीचे तबके के लोग हैं उनसे कांटेक्ट में नहीं है। ये फिरोज शाह मेहता का भी मानना था। लेकिन ये एक बात और स्वीकार करते हैं कि अगर हम लोग इनके साथ हैं तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम जो कांग्रेस जिस मुद्दे को लेकर चल रही है उसको हम समझे और उनके साथ बने रहने का प्रयास करें। ये इतना फिरोज शाह मेहता का कहना था, जो इनके खुद के नेता थे नरम दल के। ठीक है, लाला लाजपत राय, बहुत इंपॉर्टेंट नाम, आप जानते हैं इनके बारे में। सैंडर्स ने जब वो हुआ था, लाठी चलवाई थी, है ना, जब लाला लाजपत राय लोग विरोध कर रहे थे तो उनके ऊपर लाठी चलवाई गई थी और जिसमें इनको चोट लगी थी और कुछ समय बाद मृत्यु हो गई थी। और उसी के बाद फिर सैंडर्स हत्याकांड हुआ था, सैंडर्स को मारा गया था जिन्होंने वो किया था। तो लाला लाजपत राय का जरा देखिएगा, कितने बड़े नेता हैं, इसलिए हर चीज में विश्वास रखते थे। ये कहते थे जहां जैसी जरूरत पड़ेगी हम वैसा करेंगे। जिसने गीता पढ़ ली श्री कृष्ण की, तो वो समझ लो कि वो उसी टाइप का होगा, वो दोनों रास्ते जानता है। अगर हमें शास्त्र पढ़ना है तो शास्त्र भी करेंगे, हमें शस्त्र उठाना है तो हम शस्त्र भी उठाएंगे। तो लाला लाजपत राय सीधे सीधे कृष्ण भगवान से बहुत प्रभावित थे। जो गीता है, इवन वो उनकी जीवनी के बारे में, मैजनी बहुत बड़ा नेता था। मैजनी ये एक इटली साइड का था, ये आपका मैजनी, इससे ये बहुत प्रभावित थे। गैरिबाल्डी, ये बहुत बड़े बड़े नेता हैं बाहर के, विदेश के, जिन्होंने कई बड़े आंदोलन चलाए हैं, क्रांतिकारी आंदोलन। तो मैजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी, जो भारत में, शिवाजी की जीवनी इन्होंने बहुत अच्छे से स्टडी की और उसके बारे में लिखा, श्री कृष्ण के बारे में लिखा। इन सबसे ये प्रभावित थे लाला लाजपत राय, इसलिए हर चीज की तरह इनको आता था। तो ये कहते थे कि जैसा हमें जरूरत पड़ेगा हम वैसा करेंगे। ठीक है, अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे और केंद्रीय सभा के अध्यक्ष भी रहे। तो ये अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे थे, आपको ध्यान। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो मैजनी वाला है। मैजनी को ये अपना गुरु बना लिए थे, राजनैतिक गुरु, ये उनको मानते थे। वो इतना प्रभावित थे मैजनी से कि वो उनको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। इटली के क्रांतिकारी थे और इनको वहां का पिता कहा जाता था, राष्ट्रपिता कहा जाता था मैजनी को। तो मैजनी को इटली के क्रांतिकारी, इन्हीं को वहां का राष्ट्रपिता कहा जाता था। और लाला लाजपत राय इनको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, इनसे बहुत प्रभावित थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। गांधी जी किसको मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। लाला लाजपत राय किसको मानते थे? मैजनी को। 2 पॉइंट ध्यान रहेगा सबको। गांधी जी किसको मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। और लाला लाजपत राय किसको मानते थे? मैजनी को। मैजनी इटली का बहुत बड़ा क्रांतिकारी, जिसको वहां का राष्ट्रपिता भी कहा जाता था। ठीक है, लाला लाजपत राय की मृत्यु अगर आप देखें तो 17 नवंबर 1928 को हुई है इनकी। ये साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे जब वो लाठीचार्ज वगैरह हुआ था, ऐसे ही। चलिए ये देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये पेज हम लोगों ने जो डिस्कस किया आपसे, वो क्लियर हुआ सबको, एवरीवन? ठीक है, क्या बात की हमने स्टूडेंट्स? हमने बात की 2 चीजों की। एक हमने बात की कांग्रेस में गरम दल और नरम दल, तो मेन पॉइंट वही था और उसी में जो पॉइंट चल रहे थे। जल्दी से इसको रिवाइज करते हैं, अपने दिमाग को थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए ताकि कॉपी ना देखनी पड़े, थोड़ा सा चीजें याद आ जाए। अगर हम देखें तो कांग्रेस का जो नरम दल और गरम दल था, इसका सबसे ज्यादा प्रभाव कब पड़ा था? तो जब बंगाल का विभाजन हो गया था 1905 में, तो उस समय स्वदेशी आंदोलन चल रहा था। अच्छा, एक और रीजन था, जो नरम दल के नेता थे वो स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में नहीं चलाना चाहते। वो
कहते थे कि स्वदेशी आंदोलन बंगाल तक ही सीमित रखिए, बेटर है। गरम दल के नेता कहते थे पूरे देश में चलाया जाएगा। ये भी एक वैचारिक मतभेद था दोनों में। तो कई सारे मुद्दे थे जिसमें दोनों में मतभेद हो गया था। तो 1907 आते आते कांग्रेस दो भागों में बढ़ गई, एक नरम दल और एक गरम दल। और इस समय का जो अधिवेशन हुआ था वो सूरत अधिवेशन हुआ, ठीक है। इसके बारे में आप पीछे पढ़ लेंगे 1907 में। तो ये आपका गरम दल और नरम दल बना, जिसमें से जब हम बात करें तो नेताओं की बात करते हैं। तो जब गरम दल की नेता की बात करते हैं तो हम 3 नाम डायरेक्ट याद कर लेते हैं, लाल बाल पाल। एक लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। एक चौथे वाले को आप ऐड कर लेंगे, अरविंद घोष को। ये इधर हो जाएंगे। जो नरम दल में बचेंगे वो कौन बचेंगे, तो एक दादा भाई नौरोजी, जो हमने आपको बताया था ना कि 1905 के पहले के जितने नेता हैं लगभग नरम दल के। तो अगर आपको अधिवेशन याद भी है ना 1905 के लगभग पहले तक का, वो सब नरम दल के ही नेता है। तो जैसे WC बनर्जी हैं, व्योमेश बनर्जी पहले ही बने थे, वो हैं आपके। दिनसा बाचा है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, ये भी नरम दल के माने जाते हैं, ठीक है। आपके दादा भाई नौरोजी नरम दल के माने जाते हैं। फिरोज शाह मेहता हैं, और गोपाल कृष्ण गोखले को भी नरम दल का नेता ही माना जाता है, ठीक है। ये कुछ चीजें चल रही थी। पद्धति की बात करें तो नरम दल के नेता कैसे आजादी प्राप्त करना चाहते थे या स्वशासन कैसे चाहते थे, वो ये कहते थे कि हम संविधान के दायरे में रहकर सब चीजें करें। हिंदुस्तानियों की भागीदारी की बात जरूर करते थे, लेकिन वो कहते थे कि हम संविधान के दायरे में रहें, हम ज्यादा मतलब अंग्रेजों के खिलाफ हथियार न उठाएं उस तरीके से, जिस तरह से मतलब नॉर्मल हम लोग हिंसात्मक आंदोलन करेंगे हम लोग, ठीक है, इस तरह से करेंगे। बट गरम दल के नेता इस पर विश्वास नहीं करते थे। गरम दल के नेता कहते थे भैया हम संविधान के दायरे में रहकर काम नहीं कर सकते, हमें जैसा लगता है हम वैसा करेंगे। और इसी वजह से तिलक जी ने कांग्रेस के ऊपर एक आरोप लगाया कि भैया आप जो चाह रहे हैं इसका मतलब आप अंग्रेजों से भिक्षा मांगना चाह रहे हैं, आप उनसे याचना करना चाह रहे हैं, प्रार्थना करना चाह रहे हैं। तो कोई भी अपना आकर हक मांगना चाह रहा है तो अब आज की डेट में वो याचना और भिक्षा से नहीं मिलता है, जैसी कंडीशन है उसे छीनना भी पड़ता है। तो ये चीजें तिलक जी की माननी थी, बाल गंगाधर तिलक जी की। तो वो ये दो थोड़ा सा उसमें दोनों में अलग अलग था। लाला लाजपत राय किसको अपना गुरु मानते थे, तो मैजनी को मानते थे, राजनीतिक गुरु है ना, जो इटली का एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी था। और जो गांधी जी मानते थे वो गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु वो मानते थे। तो इस तरह से कुछ चीजें आपको जो ध्यान में देने रखनी होती है। आई होप कि अब ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। होम रूल स्टूडेंट्स, होम रूल क्लियर हुआ, जो लीग बना था दोनों अलग अलग, याद हुआ ना, थोड़ा बहुत तो दिमाग में गया होगा। एनी बेसेंट का और तिलक जी का दोनों का अलग अलग, और जो समझौता हुआ था लखनऊ समझौता, वो आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। और एक तीसरा पॉइंट आज का जो है वो आपको क्लियर हो गया, जो हमने बात की किसकी, नरम दल और गरम दल की, ठीक है। क्लास कितने बजे है आप लोग की? बारह बजे, चलो ठीक, 10 मिनट और लेंगे, इसको कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि गरम दल में थोड़ा सा पॉइंट और रह गया है। देखिए फिर उसके बाद हम लोग क्रांतिकारी आंदोलन शुरू करेंगे। तो अभी जो हमारा थोड़ा सा रह गया है गरम दल का वो ये है, देखिए अब बाल गंगाधर तिलक जी के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको हमें याद रखना होता है डायरेक्ट, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव पेपर देना है, सीधे सीधे चीजों को फोकस करो, क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक। क्यों? क्योंकि वो नरम दल की तरह काम नहीं करते थे, इनको सीधा विद्रोह करना है तो करना है, ये सीधा उसमें विश्वास रखते थे। इसी वजह से जो अंग्रेज था वेलेंटाइन सिरोल, ये नाम भी पूछा जाता है, किस अंग्रेज ने ऐसा बोला था? वेलेंटाइन सिरोल। इसने कहा बाल गंगाधर तिलक भारतीय शांति के जनक। अब वो क्यों कह रहा है? क्योंकि उनके खिलाफ आवाज उठाते, उनकी चीजों को ये मानते नहीं थे। वो कहते थे हमें स्वशासन चाहिए और सीधे से हम आपसे छीन के रहेंगे, चीजें ये इस तरह से थी। तो जो अंग्रेज है ऑब्वियस सी बात है कि दिक्कत होगी उन्हें, तो वो बाल गंगाधर तिलक को एक बड़ा नेता मानते थे, ठीक है। गांधी जी तो बाद में आए हैं, गांधी जी के पहले कुछ नेता हैं जिनको बहुत बड़े नेताओं के रूप में जाना जाता था। तो बाल गंगाधर तिलक आपके थे जो, जिनको भारतीय शांति का जनक आपको वेलेंटाइन सिरोल ने कहा है, ठीक है। अब समझिए जरा, एक बहुत बड़ी बात समझनी है आपको जो एक हुआ है। एक अधिकारी था रैंड नाम का, रैंड नाम का अधिकारी था, RAND, रैंड। और एक था आयर्स्ट, आयर्स्ट, ठीक है। तो मेन जो अधिकारी था वो रैंड था, जो मेन अधिकारी था
वो रैंड था, ये व्यक्ति। तो पुणे में प्लेग वगैरह फैला हुआ था उस समय, बहुत दिक्कत हुई थी पुणे में प्लेग वगैरह की। और आप इस समय देख लीजिएगा कि कौन वायसराय है 1897 के आसपास का, ठीक है। तो इस समय जो ये अधिकारी था, रैंड जो था, ये वायसराय नहीं है, ये एक पुणे में एक अधिकारी था ये। और प्लेग कमेटी का इसको कुछ बनाया गया था, एक अध्यक्ष वगैरह के पद पे था, और प्लेग फैला हुआ था उधर पुणे के साइड में। इसने इग्नोर कर दिया जो रैंड था। रैंड ने उस हिसाब से काम नहीं किया जिस हिसाब से चीजें चलनी चाहिए थी। बहुत लोग मारे गए, और जो नेता थे वो कहते थे भैया कुछ तो ध्यान दो, तुम लोग भारत में हो, भले आप शासन कर रहे हैं लेकिन भारतीयों के प्रति कुछ तो मानवता बचती है आपकी। तो जब बहुत ज्यादा इसने काम नहीं किया, इग्नोर कर दिया, तो ये एक बंधु थे, चापेकर बंधु, चापेकर बंधु थे, ठीक है। चापेकर बंधु बहुत नाराज हो गए, इनकी बात हम आगे करेंगे आपसे। चापेकर बंधु, 3 बंधु हैं ये, ठीक है। एक दामोदर हरि बंधु है, बालकृष्ण है और वासुदेव है। 3 चापेकर बंधु थे, एक दामोदर थे, ठीक है, एक बालकृष्ण थे, ठीक है, और एक आपके वासुदेव थे। इसकी बात हम तब करेंगे जब क्रांतिकारी वाला शुरू कर देंगे। तो अब इतना समझिए कि चापेकर बंधु थे, ये सब लोग बहुत नाराज थे। बाल गंगाधर तिलक भी नाराज थे और ये लोग भी थे, ये पुणे के साइड वाले लोग भी थे, चापेकर बंधु जो तीनों भाई थे। इन्होंने रैंड की हत्या कर दी 1897 में। ये नाराज थी, जब चीजें इग्नोर कर रहा था, बहुत सारी चीजें थी। तो इस रैंड की, और साथ में एक अधिकारी उसका और सहयोगी था आयस्ट नाम का, इन दोनों की इन लोगों ने हत्या कर दी। हत्या एक्चुअल में चापेकर बंधुओं ने की थी, वो जो तीनों थे, बालकृष्ण, दामोदर और वासुदेव। तो हत्या इन्होंने की। बट क्योंकि ये बहुत बड़े नेता थे बाल गंगाधर तिलक उस समय, और ये महाराष्ट्र वाला एरिया ही देख रहे थे। आपको बताया था ना कि जो होम रूल लीग का एरिया था वो महाराष्ट्र का एरिया किसके पास था? तिलक जी के पास ही था। कर्नाटक, बरार और महाराष्ट्र बाल गंगाधर तिलक के पास ही था। हाँ या ना? अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये वही थे उधर। तो अब ये बहुत बड़ा नेता, और अंग्रेज इनसे थोड़ा सा खफा थे क्योंकि ये उस तरह से चीजें नहीं करते थे जैसे नरम दल के नेता करते। तो नरम दल के नेता थोड़ा सा जी हुजूरी भी कर लेते थे, मतलब अंग्रेजों का कि मतलब भैया आप सही तरीके से चलिए। बाल गंगाधर तिलक इस चीज में विश्वास नहीं रखते थे, इनसे ये बहुत खफा थे। तो हत्या हुई रैंड की और आयस्ट की, और किया चापेकर बंधुओं ने। लेकिन इसमें आरोप लगाया गया बाल गंगाधर तिलक का कि आपके कहने के अलावा ये लोग ऐसा नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं आपका हाथ है इसकी हत्या में। और इनको अभियुक्त बना दिया गया, बाल गंगाधर तिलक। इनकी हत्या में बाल गंगाधर तिलक को अभियुक्त बना दिया गया, इनके ऊपर केस चला, और 18 महीने की इनको कठोर सजा दी गई बाल गंगाधर तिलक। ऐसी हत्या में जो जिसमें वो है नहीं, लेकिन अंग्रेज ऐसा ही करते थे। और इनको 18 माह की सजा मिली। 18 माह बाद ये बाहर आए बाल गंगाधर तिलक। और फिर जो इनके बात हुआ, अब जो पूरी जनता थी उनकी नजर में बाल गंगाधर तिलक का जो कद है वो बहुत ऊंचा हो गया, और ये पूरे देश में फैल गया कि बाल गंगाधर तिलक एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने मतलब जो अंग्रेजों के खिलाफ झुक नहीं रहे और उनके खिलाफ कर रहे हैं, और ये चीज। और वहीं से उनको एक उपाधि मिली लोकमान्य की। लोकमान्य, लोगों के द्वारा माना जाने वाला, जो बहुत ज्यादा छोटे क्षेत्र केवल महाराष्ट्र में नहीं पूरे भारत में इनको जाना जाएगा। और वो लोकमान्य की इनको उपाधि मिल गई जब से ये जाने जाने लगे लोकमान्य तिलक के नाम से। तो बाल गंगाधर तिलक जो है वही लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाते। और आप जानते हैं कि ट्रेन भी चलती है, लोकमान्य तिलक स्टेशन भी है, टर्मिनल आपका नाम दिया जाता है, ये सब चीजें महाराष्ट्र वाला एरिया जो है, तो ये उन्हीं का क्षेत्र था जिसमें ये काम करते थे बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान हो गई होंगी। इतना ही नहीं हुआ, समझिए जरा। ये मानने वाले थे ही नहीं व्यक्ति, ये अभी लौटे ही थे तब तक 1908 में इन्होंने एक लेख छाप दिया केसरी अपनी पत्रिका में। जो मराठा और केसरी इनकी पत्रिका थी, उस केसरी में इन्होंने एक लेख छाप दिया जो अंग्रेजों के खिलाफ था। उनके खिलाफ था, ये काम नहीं कर रहे, ये ऐसा कर रहे हैं, बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं और भारतीयों को बहुत दुख दे रहे हैं। और इस तरह का एक लेख इन्होंने 1908 की पत्रिका में इन्होंने छाप दिया। अंग्रेजों ने इनको देशद्रोही घोषित कर दिया। आप देशद्रोही हैं, आप अपने देश के खिलाफ जा रहे हैं, ठीक है। देशद्रोही घोषित करके इनको फिर से जेल कर दी गई, और 6 वर्ष की इनको इस बार सजा हुई। तो 1908 वाले में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की सजा हो गई, और इनको जेल भेज दिया गया, मांडले जेल। ये बर्मा में पड़ता है मांडले जेल। तो आपको ये ध्यान रखना है, मांडले जेल इनको भेज दिया गया था।
वहीं पर इन्होंने एक पुस्तक लिखी है गीता रहस्य। तो अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक ने जो गीता रहस्य लिखी है वो किस जेल में रहते हुए लिखी है। तो आपको ध्यान रखना है वो मांडले जेल है जो बर्मा में थी, ठीक है, उस समय म्यांमार को बर्मा कहा जाता था। तो उस जेल में रहते हुए इन्होंने एक गीता रहस्य नाम की पुस्तक लिखी थी। और आपको हमने बताया था कि गीता का प्रभाव इनके ऊपर बहुत ज्यादा था क्योंकि कृष्ण भगवान से प्रभावित थी ये, ठीक है। तो इसका तो वही वो गीता रहस्य नाम की इन्होंने पुस्तक लिखी थी। लोकमान्य तिलक, ठीक है, इन्होंने 2 महोत्सव शुरू करवाए। शिवाजी महोत्सव शुरू कराने का इन्हीं को श्रेय है। जो महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव चलता है वो लोकमान्य तिलक जी को श्रेय जाता है। गणपति जो पर्व चलता है वो भी इन्हीं को श्रेय जाता है। तो महाराष्ट्र में जो दोनों महोत्सव मनाए जाते हैं उन दोनों महोत्सव को शुरू करने का श्रेय लोकमान्य तिलक या बाल गंगाधर तिलक को ही जाता है। मृत्यु कब हुई? 1 अगस्त 1920 को इनको मृत्यु हो गई है। इसमें क्वेश्चन ये बना हुआ है कि जब इनकी अर्थी उठाई गई थी, ये क्वेश्चन आया हुआ है ऑब्जेक्टिव, स्टूडेंट इसको ध्यान नहीं देते, बट ये पुराना क्वेश्चन है, 4-5 साल पहले पूछा जा चुका है, रिपीट होगा तो अच्छी बात है। इनकी अर्थी को किसने उठाया था? तो महात्मा गांधी तो थे ही, इनका नाम तो रहता ही है। इनके साथ शौकत अली, ये क्वेश्चन था, ये ऑप्शन था आपके उसमें। तो एक महात्मा गांधी थे और इनके साथ 2 व्यक्ति और थे, एक शौकत अली थे और एक थे सैफुद्दीन किचलू। ये 2 व्यक्ति थे जो इनको अर्थी को कांधा दिए थे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बाल गंगाधर तिलक, मतलब सोचिए कि महात्मा गांधी भी उनको कंधा दे रहे हैं, उनके अर्थी को उठा रहे हैं, मतलब समझ लीजिए कि बाल गंगाधर तिलक का उस समय स्थान क्या रहा होगा, ठीक है। तो महात्मा गांधी इनकी अर्थी को उठा रहे हैं और शौकत अली और सैफुद्दीन किचलू, ये तीनों लोग उनके अर्थी को कंधा दे रहे हैं। तो ये दोनों नाम ध्यान रखना क्योंकि महात्मा गांधी का नाम सबसे पॉपुलर है, वो आपको याद रहेगा ही रहेगा, शौकत अली और सैफुद्दीन किचलू। ऐसे एक मूवी है, साउथ की मूवी है जिसमें शौकत अली का एक नाम है, हैदराबाद का शौकत अली, मुझे याद नहीं है कौन सी मूवी है, और उसमें इस तरह का नाम एक यूज किया गया है, ठीक है। चले, शोक गीत किसने पढ़ा था? तो मौलाना हसरत मोहानी ने पढ़ा था। इनकी मृत्यु जब ये अर्थी उठाई गई थी या जब दाह संस्कार इनका हो रहा है तो उस समय जो शोक गीत पढ़ा गया था वो मौलाना हसरत मोहानी। ये धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें याद रखनी है अपने ऑब्जेक्टिव पेपर में, तो इग्नोर मत कर देना। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, क्यों? ये क्वेश्चन है। भारतीय मुसलमान और सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, मतलब भारतीय मुसलमान और जो कुछ किसान थे, कुछ किसान वगैरह, ये लोग उग्रवादी की तरफ नहीं जा पाए, उनकी तरफ ज्यादा आंदोलन नहीं हुआ। रीजन ये था क्योंकि उग्रवादी आंदोलन में कुछ ऐसे नेता थे जो थोड़ा सा हिंदुत्व की तरफ चीजों को देखते थे। अब जैसे आप देख लो बाल गंगाधर तिलक जी को ही देख लो, तो अब इनके ऊपर जो प्रभाव था वो किसका था? अब भाई श्री कृष्ण का प्रभाव है इनके ऊपर, शिवाजी का प्रभाव है इनके ऊपर, तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ चीजें चल रही थी। तो अब उग्रवादी के जो नेता थे वो हिंदू अतीत या हिंदू धर्म की तरफ इनका ज्यादा झुकाव था, कि मतलब ये लोग इस तरह से सोचते थे कि हिंदू धर्म पे बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है ना, इस तरह का भी इनका विचार था। इस वजह से मुसलमान जो थे वो उग्रवादियों दल की तरफ नहीं आ पाए, मतलब वो इनसे सम्मिलित नहीं हुए। तो ये लोग किससे सम्मिलित हो गए थे? ये लोग नरम दल की तरफ सम्मिलित हो गए। तो ये लोग मेनली किधर चले गए थे? नरम दल की तरफ, जो नरम दल बना था उस साइड चले गए थे, और मतलब कांग्रेस के जो नरम दल था उस साइड ये लोग ज्यादा सपोर्टर हो गए थे, ठीक है। तो ये चीजें उस समय देखने को मिली थी। ये कंप्लीट हुआ, अब आपका नरम दल और गरम दल कंप्लीट हुआ। क्लियर सबको? तो इसमें से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट हम लोगों ने देखा वो आपका लोकमान्य तिलक का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रैंड की हत्या का अभियुक्त बनाया गया, ये जो मांडले जेल इनको भेजा गया। भारतीय शांति का जनक तो इतनी बार रिपीट हुआ है, ये 5 से 6 बार केवल यही क्वेश्चन ही रिपीट हुआ है। भारतीय शांति का जनक किसको, भारतीय शांति का जनक किसको, ये कई बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। अर्थी वाला कंधा ये रिपीट हो चुका है, ठीक है। इधर आपको मांडले जेल ये हो चुका है, रैंड की हत्या वाला ये वो हो चुका है। तो ये सब क्वेश्चन बन चुके हैं, बाकी सब भी आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि आपको वो इग्नोर नहीं करना है। लोकमान्य की तिलक की उपाधि इनको कब मिली? तो वही जब वो जेल की सजा काट के बाहर आए थे तब इनको लोकमान्य की उपाधि इनको मिली है। आई होप कि आज का लेक्चर आपको थोड़ा सा दिमाग में बैठा होगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो जो पीडीएफ है वो हम आपको सेंड कर दे रहे हैं। हम इसको कंबाइन कर लेते हैं एक ही साथ क्योंकि अलग अलग पेज जाएगा, तो इससे बढ़िया हम जो 3-4 हैं उसको एक ही पीडीएफ में करके हम कुछ देर में आपको इसको सेंड कर देते हैं एक साथ, ठीक है। तो पीडीएफ पे हम उसको सेंड कर देते हैं, आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा इसमें, ठीक है। अब देखो लिखवाने में उतना नहीं है, इससे क्या है ना,
आप लोगों ने खुद फील किया होगा कि थोड़ा याद भी हो रहा है ना। लिखने वाले में क्या है कि तुम लोग लिखते रहते हो, वो हम लिखाते रहते हैं, तुम भी लिखते रहते हो, उसी में कुछ भी दिमाग नहीं जाता। अब 100 में से कुछ नहीं तो 30-35% तो गया ही होगा, थोड़ा बहुत। हाँ, दोबारा जब पढ़ोगे तो याद आएगा, हाँ कभी तो पढ़े थे, मतलब थोड़ा सा पूरा तो नहीं याद आ पाएगा, लेकिन हाँ कभी तो पढ़े थे, उससे आप रिवाइज कर सकते हो। थोड़ी सी चीजें हैं, चलिए इसको खत्म करते हैं। कल से हम लोग क्रांतिकारी आंदोलन शुरू करेंगे, और क्रांतिकारी आंदोलन में फिर हम एक एक करके देखेंगे कौन कौन हमारे लोग आए हैं, और फिर उसके बाद हमारे वो असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, ये जो चीजें हैं वो आपकी शुरू हो जाएंगी। तो अब जल्दी हम लोग का ये खत्म होने वाला है, कुछ दिन लगेंगे अभी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम खत्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, इतनी देर के लिए बने रहने के लिए आप लोग का धन्यवाद।